गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार और आइए आज हम यूटेट 2026 की तैयारी को और बेहतर बनाते हैं। इसमें हमने साइंस और मैथ का जो सिलेबस में हमने स्टार्टिंग किया था, मेनली साइंस में हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड से स्टार्टिंग किया था, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को हमने पिछली कक्षाओं में पूर्ण कर लिया था, यानी कंप्लीट कर दिया था। अब बारी है विटामिन्स की, तो आइए विटामिन को समझते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। सबसे पहले हम विटामिन को समझते हैं। विटामिन को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो विटामिन है इसकी खोज किसने करी, यानी कि विटामिन की खोज किसने करी। सबसे पहले हम ये समझते हैं, पहला पॉइंट इसमें, विटामिन की खोज। विटामिन की खोज किसने करी? तो किसने करी थी? कैसमीर फंक ने की थी। किसने की थी? कैसमीर फंक। यहाँ लिख देता हूँ मैं इसका नाम, कैसमीर फंक ने इसकी क्या करी थी? खोज करी थी सबसे पहले। कब करी थी? लगभग 1911 से 12 में। ये पूरा ईयर लिखा हुआ आता है आपके पास कंप्लीट, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि विटामिन की खोज किसने करी थी? तो कैसमीर फंक ने की थी। कब की थी? 1911 से 1912 में। या इसको ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा सी फंक, तो सी फंक भी इसका राइट आंसर, यानी कि सी फॉर कैसमीर, एफ फॉर फंक हो जाता है, ठीक है। दूसरा आता है कि जो विटामिन की जो टर्म है, यानी कि विटामिन टर्म जो है, यानी कि विटामिन टर्म जो है, टर्म यानी कि शब्द, ये शब्द दिया किसने था आखिर? ठीक है, विटामिन टर्म जो यानी कि शब्द जो है ये किसने दिया? तो ये दिया था हॉपकिंस ने। किसने दिया था? हॉपकिंस ने, ठीक है। किसने दिया था? हॉपकिंस ने दिया था, ठीक है। अगर आपसे टर्म्स पूछ ले तो किसने दी थी? ये दी थी हॉपकिंस ने। और अगर आपसे क्या पूछ ले, विटामिन की खोज पूछ ले, तो किसने करी थी? कैसमीर फंक ने की थी। क्लियर यहाँ तक? और कब की थी? 1911 से 1912 में। क्लियर यहाँ तक? अब बारी आती है यहाँ पे समझने की कि विटामिन आखिर क्या है। जो विटामिन जो है, विटामिन क्या है? विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। क्या है विटामिन? विटामिन कार्बनिक यौगिक है। क्या है विटामिन? एक कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक है। क्या है? कार्बनिक कंपाउंड। क्या है विटामिन? कार्बनिक कंपाउंड है, ठीक। कार्बनिक, एक सेकेंड, कार्बनिक कंपाउंड है। क्या है? कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड से, ठीक है, यानी कि कार्बन से बने हुए यौगिक होते हैं। देखो पहली चीज़ क्या पढ़ी हमने? विटामिन की खोज कैसमीर फंक ने की। दूसरा पढ़ा हमने ये जो टर्म्स है, यानी कि शब्द जो है विटामिन किसने दिया? हॉपकिंस ने दिया। तीसरा, विटामिन क्या होते हैं? ये कार्बनिक यौगिक हैं। और विटामिन की खोज कब की गई थी? तो 1911 से 1912 के आसपास की गई थी, ठीक। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब बारी आती है विटामिन की डेफिनेशन की, कि विटामिन है क्या आखिर? विटामिन हमारे शरीर के लिए जरूरी कार्बनिक पोषक तत्व है। आपको पता है विटामिन के कार्बनिक पोषक तत्व है। हमने पोषक तत्व यानी कंपोनेंट्स ऑफ फूड को ही हम पढ़ रहे हैं। विटामिन दो प्रकार के हमने पोषक तत्व पढ़े थे मेनली, एक मैक्रो पढ़ा था हमने और एक माइक्रो पढ़ा था। तो विटामिन के किस में आता है? माइक्रो में आता है, ठीक है। इसमें विटामिन आ जाता है, ठीक है। क्या आ जाता है? विटामिन कैसा पोषक तत्व है? माइक्रो, ठीक है। क्लियर हो गया? तो क्या है? जरूरी कार्बनिक पोषक तत्व जो शरीर को स्वस्थ रखने और बीमारियों से बचाव में मदद करते हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते और पढ़ते हैं विटामिन के कार्य, यानी कि विटामिन के क्या क्या हमारे शरीर में कार्य होते हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। तो आइए अगली हेडिंग पे बढ़ते हैं, विटामिन के कार्य, ठीक है। तो अब आते हैं फंक्शंस ऑफ विटामिन। सेकेंड हेडिंग है हमारी फंक्शंस ऑफ विटामिन, यानी कि बात करें विटामिन के कार्य। तो इसके कार्य पढ़ते हैं कि क्या करता है विटामिन। अभी हमने समझा। तो पहला कार्य है रोगों से लड़ने में मदद करता है। रोगों से लड़ने में मदद करता है। हमारा जो बॉडी है मदद करता है। अगर हमारे बॉडी में विटामिन पर्याप्त मात्रा में है तो बॉडी जो है वो बीमार नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि विटामिन क्या करता है? हमें रोगों से लड़ने में क्या करता है? हमारी हेल्प कर देता है। यानी कि क्या कह सकते हो आप इसको? प्रोवाइड इम्यूनिटी,
इम्यूनिटी क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। क्लियर है यहाँ तक? क्या बोला, पहला क्या है, रोगों से लड़ने में मदद करता है, यानी कि आपको इम्यूनिटी देता है। और यही काम कौन करता है मेनली बॉडी में, यही काम WBC भी करती थी, वाइट ब्लड सेल का भी यही काम होता था मेनली। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? दूसरा काम क्या है, अब मान लो आपने भोजन ग्रहण किया और उसको पचाना, जैसे खाना आपने खाया उसको पेट में क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, और साथ में हार्मोन का जो लेवल है, यानी कि कितना पचाना है, हार्मोन कितना रिलीज करना है, उसको कंट्रोल में लाना। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, उपापचय जो क्रिया है, उपापचय मेटाबॉलिज्म, उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करना। ठीक है, बैलेंस करना कि हार्मोन कितना रहेगा, कितना रिलीज करना, इस तरीके से। ठीक है, उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है, को नियंत्रित। दूसरा कार्य क्या है, उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करना। ठीक है, ठीक, इसके मेनली ये दो काम हमने लिख दिए। ठीक है, पहला क्या, रोगों से लड़ने में मदद करना है, दूसरा उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करना, इसका क्या है, मेन काम है। ठीक है, समझ गया था? तो आइए इसकी नेक्स्ट हेडिंग को समझते हैं कि विटामिन के प्रकार, टाइप्स ऑफ विटामिन। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो इसको नोट कर लो। ये है फंक्शंस ऑफ विटामिन है, यानी कि ये रोगों से लड़ने में मदद करता है, उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। एक बच्चे का क्वेश्चन आया कि सर कि विटामिन की कमी से होने वाले रोग क्या हैं, तो विटामिन की कमी से होने वाले रोग को क्या कहते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, विटामिन की कमी से, यहाँ लिखता हूँ, होने वाले रोग, है ना, इसको बोल सकते हैं हम ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन। ठीक है, डेफिशिएंसी, सॉरी डेफिशिएंसी नहीं, डिजीज़, क्या बोलेंगे इसको, डिजीज़। तो यानी कि विटामिन की कमी से होने वाले रोग क्या क्या हो सकते हैं आपके पास, तो उनको बोलते हैं अल्पता रोग। क्या बोलते हैं, दूसरे कलर से लिख देता हूँ मैं इसमें, क्या बोलेंगे उनको, अल्पता रोग। क्या बोलते हैं, अल्पता रोग कह देते हैं। ठीक है, क्या कह देते हैं उनको, अल्पता रोग कहते हैं। तो विटामिन की कमी से जो रोग होते हैं उनको क्या कह देते हैं, मेनली अल्पता रोग कह देते हैं। यानी कि अगर इसको इंग्लिश में बात करें इसकी, तो इंग्लिश में कह देते हैं इनको, क्या कह देते हैं इंग्लिश में, इसको बोल देते हैं डेफिशिएंसी। यहाँ लिख देता हूँ मैं, चलिए यहीं लिख देता हूँ इसके साथ, डेफिशिएंसी डिजीज़। ठीक है, जहाँ मैं डी लिखूँ तो समझ जाना डेफिशिएंसी डिजीज़ की बात हो रही है। तो विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं हमारी बॉडी में या ह्यूमन बॉडी में, तो अल्पता रोग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अल्पता रोग, यानी कि डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती है। देखो पहले क्या पढ़ा, विटामिन के कार्य, रोगों से लड़ने में मदद करता है, उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यानी कि पहला है प्रोवाइड इम्यूनिटी, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा, विटामिन की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, यानी कि ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन डिजीज। ठीक है, विटामिन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से, डेफिशिएंसी डिजीज, या आप बोल सकते हो अल्पता रोग हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आइए विटामिन के कुछ टाइप्स को पढ़ते हैं। अब बारी आती है विटामिन के टाइप की, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बारी आती है विटामिन के प्रकार, विटामिन के प्रकार, बारी करें टाइप्स ऑफ विटामिन, टाइप्स ऑफ विटामिन्स। तो विटामिन्स के जब हम प्रकार को पढ़ रहे हैं तो मेनली इसके दो भागों में इसको बांट रखा है। मेनली किसने भागों में बांट रखा है, दो भागों में इसको हमने बांट रखा है। पहला पार्ट है इसका जल में घुलनशील विटामिन। पहला क्या है, जल में घुलनशील विटामिन। पहला भाग है भाई जल में घुलनशील विटामिन, यानी कि वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, वाटर सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। ठीक है, यानी कि पानी में घुलनशील विटामिन। और दूसरी कैटेगरी जो है इसकी वो है वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, फैट सोल्यूबल विटामिन्स।
क्या होते हैं दूसरे? फैट सोल्यूबल विटामिन्स। क्लियर है यहाँ तक? हमने क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ विटामिन्स पढ़ रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ विटामिन में 2 कैटेगरी में हमने विटामिन्स को डिवाइड कर रखा। पहला जो जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन यानी वाटर सोल्यूबल विटामिन, और दूसरे होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन, जिनको बोलते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। अब अगर मैं विटामिन की बात करूँ कौन से जल में घुलते हैं और कौन से वसा में घुलते हैं, ठीक है, तो इनको समझते हैं। अगर मैं जल में घुलनशील जो विटामिन है वो है विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी जो है इसका पूरा जो पार्ट है इसको बोलते हैं ए बी कॉम्प्लेक्स। क्या कह देते हैं? बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बी के अंदर बहुत सारे विटामिन आते हैं मेनली, ठीक है। कौन कौन से आते हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ। बी के अंदर कौन कौन से आते हैं? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन 5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9 और विटामिन B12। इसके अंदर जो एक थोड़ा समझने का है वो एक विटामिन B11 को भी हमने स्टडी करेंगे मेनली। तो इसको अभी ना समझ के मैं अगर इसने की बात करूँ सिर्फ तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो विटामिन बी के ही टोटल कितने पार्ट हो जाते हैं? विटामिन 8 प्रकार का हो जाता है। ये कितने प्रकार का हो जाता है? 8 प्रकार का मेनली, ठीक है। ये कोई एक स्पेशल केस है, इसको हम बाद में स्टडी कर लेंगे, ठीक है। B9 के बाद आएगा, मैंने इस पर कहाँ लगा दिया, ठीक है, ये कहाँ आएगा? B9 के बाद आएगा ना, कहाँ आएगा? ये B9 के बाद आएगा, ठीक है। यहाँ आ गया B12 और यहाँ पे आ जाएगा आपका B11, इसको हम बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो वाटर में घुलनशील विटामिन क्या है, यानी जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा? बी और सी, सिर्फ जल में घुलते विटामिन है, ठीक है। तो बी जो कॉम्प्लेक्स है ये पूरे के पूरा ही जल में सोल्यूबल है, यानी पानी में घुलता है, ठीक है। कैसे घुलता है? हमारी जब बॉडी में पानी होता है, जैसे हमने कोई फूड लिया, फूड पेट में गया और पेट में मौजूद एसिड क्या करते हैं? खाने से विटामिन को अलग कर देते हैं, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को तो डाइजेस्ट करने के लिए हमें एंजाइम की ज़रूरत होती है, लेकिन विटामिन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम नहीं लगते, ठीक है। अगर पेपर में पूछ ले कि विटामिन को कौन सा एंजाइम डाइजेस्ट करता है तो कोई एंजाइम नहीं करता। भोजन जो होता है वो जब पेट के जो एसिड होते हैं उसको ब्रेक कर देते हैं, और ब्रेक करने के बाद क्या होता है उसमें से विटामिन अलग चले जाते हैं। जो पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं बड़ी आंत में पानी के साथ ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अगर इनकी अधिकता शरीर में हो जाती है तो ये पेशाब के रास्ते बाहर आ जाते हैं अधिकता के कारण, ठीक है। तो यह जल में घुलनशील विटामिन। अब बारी आती है सेकंड बारी आती है वसा में घुलनशील विटामिन के। तो वसा में घुलनशील जो विटामिन है ये है हमारे पास विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है। ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो हमारे वसा में यानी फैट में सोल्यूबल होते हैं। ये भी क्या होते हैं? ये जब छोटी आंत में वसा का पाचन होता है तो ये सब उसी के साथ डाइजेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। कौन सा एंजाइम? वसा को अग्न्याशय से निकलने वाला जो एंजाइम है लाइपेज, वो क्या करते हैं? वसा का पाचन करता है, ठीक है। और साथ साथ जो ये वसा के साथ साथ ये भी चारों क्या हो जाते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी में, ठीक है। तो मेनली इनको पचाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? वसा की ज़रूरत पड़ती है। वसा के एग्जाम्पल है कुछ जैसे मक्खन, घी। तो भोजन में इस तरीके का फैट मौजूद होना चाहिए, ठीक है। हमने पढ़े थे वसा के टाइप सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो वहाँ से आप समझ सकते हो इसको, ठीक है। तो विटामिन ए, डी, ई के लिए क्या जरूरी होना चाहिए? फैट यानी कि वसा जरूरी होता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया यहाँ तक? तो मेनली विटामिन 6 प्रकार के हो गए, ए, डी, ई, के और बी, सी। यानी कि अगर मैं यहाँ लिखूँ तो विटामिन 6 प्रकार के हो गए, ए, बी, सी, डी, ई, के, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स साथ में। बी कॉम्प्लेक्स ये भाई गैंग में रहने वाला आदमी है, ठीक है। कितने लोग हैं इसके साथ? 8 लोग इसके साथ अकेले के साथ हैं। तो ये कितने हो गए? 6 प्रकार के, 3 और 3 6। तो हम बारी करते हैं पहले, क्योंकि यहाँ ए आ गया वसा में, तो हम स्टार्टिंग यहाँ से कर देते हैं वसा में घुलनशील विटामिन से, कि ए फिर डी, ई फिर के, और फिर बाद में पढ़ेंगे हम जल में घुलनशील विटामिन को, ठीक है। तो आइए पहले स्टार्टिंग करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। एक एक विटामिन को समझेंगे, इनसे होने वाले डिजीज़ को समझेंगे, इनका केमिकल नाम पढ़ेंगे। नाम पढ़ने की ट्रिक ये है, अगर मैं शॉर्टकट में यहाँ पे बता दूँ आपको तो इनके नाम ऐसे याद कर सकता हूँ एक ट्रिक से। रथ, एक, टॉफी, ठीक है। ये इनके नाम याद करने की एक शॉर्टकट ट्रिक है।
रत एक टॉफी। आर से रेटिनॉल आता है, अभी आप आगे पढ़ोगे। आर से मतलब र से रेटिनॉल, थ से थायमिन, एस से एस्कॉर्बिक एसिड, क से कैल्सीफेरॉल, टो से टोकोफेरॉल और कैसे फाइलोक्विनोन या फिलोक्विनोन आ जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो इनकी ये नाम याद करने की ये क्या है आपके पास, शॉर्टकट ट्रिक है ये। ठीक है, आप इनको ऐसे याद कर सकते हो, इनके केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम। तो आइए शुरू करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन से। ठीक है, तो इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब बारी आती है विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन की। ठीक है, तो कहाँ से शुरू करते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन से हम क्या कर देते हैं, शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ विटामिन ए, विटामिन ए के बारे में। सबसे पहले इसका रासायनिक नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसका रासायनिक नाम। ठीक है, यानी कि बात करें तो क्या बोलते हैं इसको, केमिकल नेम। ठीक है, तो इसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल। क्या होता है इसका केमिकल नेम, रेटिनॉल होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। क्लियर है। अगर पेपर एग्जाम में पूछा जाता है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है यानी केमिकल नेम क्या है, तो आप बोल सकते हो रेटिनॉल है। दूसरा, इससे होने वाली डिजीज़। ठीक है, इससे विटामिन ए से होने वाले रोग, क्या लिख सकते हैं आप, रोग लिख देता हूँ यहाँ पे, या अल्पता रोग। क्या बोलते हैं इनको, अल्पता रोग कहते हैं। विटामिन ए से होने वाले अल्पता रोग, इंग्लिश में बोले तो डेफिशिएंसी डिजीज। तो विटामिन ए से जो पहला जो रोग होता है वो देखा होगा आपने, क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है पहले नंबर पे, नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। तो पहला रोग क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, यानी कि इसको क्या बोलते हो हिंदी में, रतौंधी। क्या बोलते हो, रतौंधी। ठीक है, तो विटामिन ए से पहला जो अल्पता रोग है क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। इसमें होता क्या है, मैंने नाइट ब्लाइंडनेस में आँख में जो है सूखापन आ जाता है, या आप इस तरह से समझ लो कि डिम लाइट में या कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता। ठीक है, क्लियर है, नाइट ब्लाइंडनेस। तो यहाँ तक समझ आया आपको। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। तो क्या बोला गया था आपको, तो इससे होने वाली जो डिजीज़ है यानी कि रोग है वो क्या है, पहला है नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी, और दूसरा क्या है, दूसरा है केरोटो मलेशिया। ठीक है, हिंदी में बात करें तो केरेटो ठीक है, केरोटो मलेशिया। ठीक है, सूखापन आ जाता है आँखों में। ठीक है, और तीसरा है जीरोफ्थेल्मिया। ठीक है, जीरोफ्थेल्मिया। इससे ये होने वाली डिजीज़ है। इसमें मेनली क्या, आँखों से रिलेटेड है। ठीक है, अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो समझ जाओ सीधा मतलब आँखों से रिलेटेड है, यानी कि आँखों में डिजीज़ हो जाएगी, यानी कि दिखाई देना कम हो जाएगा। ठीक है, मेनली सिंपल सी बात है। तो इससे कौन कौन से रोग होते हैं, रासायनिक नाम क्या इसका, रेटिनॉल। ठीक है, होने वाली अल्पता रोग कौन कौन से, इससे नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी हो जाता है आँखों में। सबसे इंपॉर्टेंट है यही वाला एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है कि इससे कौन सा रोग हो जाता है, तो रतौंधी हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। ठीक है, आँखों में डिम लाइट में या फिर कह सकते कम प्रकाश में दिखाई देना बंद हो जाता है। ये केरोटो मलेशिया और जीरोफ्थेल्मिया, इसमें क्या होता है, जो रेटिना होती है उस पर धुंधला पड़ जाता है। ठीक है, तो मेनली आँखों से रिलेटेड ही आप समझो इसको तीनों को। ठीक है, इसके बाद आती है इनके सोर्स क्या है, तीसरी बात आती है इनके सोर्स की। तो इसके सोर्सों को समझेंगे, इनके सोर्स क्या क्या हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए इसके सोर्स पे चलते हैं। अब इसकी बारी आती है इसके सोर्स की। तो इसके जो मेनली सोर्स हैं विटामिन ए के, वो क्या क्या है, गाजर, शिमला मिर्च, पपीता, मक्खन,
कॉड फिश, ये एक फ़िश होती है मछली, ठीक है, और बादाम, ठीक है। और भी होते हैं, हमने इसके कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो क्या ये किस विटामिन का, ठीक है, क्या है सोर्स है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है, गाजर, जो जो आपसे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है उसके ही पर्पज से हमने यहाँ पे ऑप्शन ला रखे हैं, ठीक है, जो मतलब कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेनली हर एग्जाम में इन्हीं एग सोर्स को पूछा जाता है, ठीक है। तो क्या है, गाजर क्या है, विटामिन ए का सोर्स है। शिमला मिर्च, पपीता, मक्खन, कॉडफिश, बादाम। अगर आपको आंखों को अपने स्वस्थ रखना है तो इन विटामिनों को भोजन में जरूर लीजिए, ठीक है। तो समझ आए विटामिन ए के बारे में, क्लियर है यहाँ तक। तो अब बारी आती है विटामिन डी की। ये था ना, क्या क्या था, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अब बारी किसकी, विटामिन डी की बारी है, ठीक है। तो ये विटामिन डी को समझते हैं, यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब बारी है विटामिन डी की, बारी अब विटामिन डी की। अब समझते हैं विटामिन डी। सबसे पहले समझते हैं इसका रासायनिक नाम। क्या समझेंगे पहले, इसका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नेम, केमिकल नेम। तो क्या होता है भाई इसका केमिकल नेम, हमने बताया था रथ एक क्या है, कैल्सीफेरोल। क्या है नाम इसका, कैल्सीफेरोल। क्या नाम है इसका, केमिकल नेम क्या है, कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल क्यों है इसका नाम, क्योंकि ये कैल्शियम को धारण करने वाला विटामिन है। ये फो लग रहा है आपको, ठीक है, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, ठीक है। क्या है, कैल्सीफेरोल है, ठीक है। क्यों है इसका नाम कैल्सीफेरोल, ये कैल्शियम को धारण करने वाला विटामिन है। क्या ये कैल्शियम को धारण करने वाला विटामिन है, ये कैल्शियम को धारण करता है, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम होता है, ठीक है। समझ गए यहाँ पे। दरअसल हमने क्या कर रखा है, जो ये विटामिन है, विटामिन डी है, इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड करा। विटामिन D1, ठीक है, विटामिन D1 को बोलते हैं कैल्सीफेरोल। फिर बारी आती है विटामिन D2 और विटामिन D3, तीनों पार्टों में हमने इसको डिवाइड करा। जैसे विटामिन D2 का नाम है एग्रो कैल्सीफेरोल, एग्रो कैल्सीफेरोल नाम है इसका, एग्रो क्या बोलेंगे, एग्रो कैल्सीफेरोल, तो इसका नाम क्या है, एग्रो कैल्सीफेरोल। देखो क्या बोला गया, रासायनिक नाम क्या है इसका पहले। अगर मैं इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करूँ, मेनली आपसे विटामिन डी का ही नाम पूछ लिया जाता है, एग्जाम में इतना डीपली नहीं पूछा जाता। फिर याद कर सकते हो, D1 को बोलते हैं कैल्सीफेरोल, D2 को बोलते हैं एग्रो कैल्सीफेरोल, ठीक है। D3 का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताना कि D3 को क्या बोला जाता है, ठीक है। तो समझ आ गया यहाँ पर इसका मेन रीज़न क्या है। सबसे पहले हमने विटामिन का नाम पढ़ा, नाम क्या, कैल्सीफेरोल है। इसका दूसरा D2 टाइप है, इसको एग्रो कैल्सीफेरोल बोल सकते हैं। ये कैल्शियम को धारण करता है मेनली, ठीक है। तो आइए इसके बाद समझते हैं इसके क्या समझिए, इससे होने वाली डिजीज़, रोगों को समझते हैं। होने वाले रोग, रोग यानी कि अल्पता रोग बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, अल्पता रोग। तो कौन सा अल्पता रोग होता है, अल्पता रोग यानी कि डेफिशिएंसी डिजीज़। तो कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज़ इससे होती है भाई, तो आओ समझते हैं इसको। तो सबसे पहले होती है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। क्या होता है, रिकेट्स ये मेनली छोटे बच्चों में होता है, ठीक है। किस में देखने को मिलता है रिकेट्स, ये छोटे बच्चों में होता है, ठीक है। हड्डियों से संबंधित विकार इसमें सम्मिलित होते हैं, ठीक है। समझ आया यहाँ तक। तो देखिए इसको, ठीक है। तो क्या बोला गया आपको, अल्पता रोग किस क्या होता है, इससे रिकेट्स होता है, ठीक है। और दूसरा क्या, ये होता है बच्चों में, इसको बोलते हैं सूखा रोग। किस में होता है, ये बच्चों में होता है, बच्चों में, ठीक है। अब बारी आती है दूसरे की। तो दूसरा है ऑस्टियोपोरोसिस।
ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। ये किस में होता है? ये एडल्ट में होता है। किस में होता है? ये एडल्ट में होता है। क्लियर है यहाँ तक? किस में होता है? ये एडल्ट में होता है ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस जो डिजीज़ है ये किस में होती है? विटामिन डी के कारण होती है, लेकिन होती है एडल्ट में। अगर बात आती है रिकेट्स की, तो रिकेट्स होता है ये बच्चों में होता है मेनली। क्लियर है यहाँ तक? तो जी ये अल्पता रोग है, यानी कि जो ये विटामिन डी है, ये विटामिन डी जो हमारी त्वचा होती है स्वयं बनाती है। त्वचा इसको क्या करती है? त्वचा स्वयं बनाती है, इसको विटामिन डी को बनाती है। या समझो विटामिन डी को यहाँ पे लिख दो आप, विटामिन डी को त्वचा स्वयं बनाती है, यानी कि इसे हमारी जो स्किन है वो खुद बना रही है इसको, ठीक है। दूसरा, इसको हम क्या कहते हैं? इसे यानी कि विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं। हार्मोन भी कहते हैं। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कौन सा विटामिन ऐसा है जिसे हार्मोन भी कहा जाता है, तो विटामिन डी एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसे हम हार्मोन भी कह देते हैं। और ये इसका निर्माण त्वचा क्या करते हैं? स्वयं करती है। अगर पूछे बच्चों में इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स होता है। एडल्ट में कौन सा होता है? आप उसको ऑस्टियोपोरोसिस मतलब डिजीज हो जाती है विटामिन डी की कमी से। क्लियर है यहाँ तक? अब बारी आती है इसके सोर्स की। ऐसा क्या सोर्स है इसका जिससे विटामिन डी की कमी बॉडी में ना हो? तो आइए इसके सोर्स को समझते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो आइए इसके सोर्स को समझते हैं, है ना। इसके जो सोर्स हैं वो ये हैं, इस प्रकार से हैं। सोर्स ऑफ विटामिन डी, पहला है धूप, स्किन। सुबह आप धूप ऐसा नहीं कि दिन में भी बैठ गया आप तो दिन में भी आपको विटामिन डी से प्रोवाइड होगा। सुबह की जो धूप होती है मेनली, उससे ही आपको विटामिन डी प्रोवाइड होता है। दिन में अल्ट्रावायलेट रे की मात्रा थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसी कारण से सुबह की जो धूप होती है उसमें विटामिन डी प्रेजेंट होता है। मॉर्निंग मान लो आप, किसमें? मॉर्निंग में, ठीक है, जैसे 7-8 बजे तक। मछली का तेल, ठीक है, इसमें विटामिन डी प्रेजेंट होता है। दूध, यकृत जैसे नॉनवेज जो खाते हैं यानी कि मीट खाते हैं, उसमें अगर यकृत वाला भाग खाया जाए तो उसमें विटामिन डी की मात्रा प्रेजेंट होती है। अंडा यानी कि एग, ठीक है, अंडे में प्रेजेंट होता है। क्लियर यहाँ तक? धूप में प्रेजेंट होता है। मेनली सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है इसका सनलाइट ही है, ठीक है, नेचुरल सोर्स है। उसके बाद मछली का तेल है, दूध है, यकृत है और अंडा। यकृत में भी अगर यकृत वाला पार्ट इसका, जैसे नॉनवेज खाते हैं तो यकृत वाला पार्ट अगर खाया जाए तो उसमें ये प्रेजेंट होता है। क्लियर यहाँ तक? इसको आप नोट कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? तो आइए नेक्स्ट विटामिन को समझते हैं। क्लियर है? अब बारी आती है विटामिन ए, डी, ई। अब बारी आती है विटामिन ई की। विटामिन ई, ठीक है, आप समझते हैं विटामिन ई को। सबसे पहले समझेंगे इसका रासायनिक नाम। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? ठीक है, रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नेम। तो इसका केमिकल नेम समझेंगे सबसे पहले। तो इसका केमिकल नेम होता है भाई, क्या होता है नाम? रथ एक यानी कि को, रथ एक टॉफी, टोकोफेरोल। क्या नाम होता है इसका? टोकोफेरोल। क्या नाम होता है इसका रासायनिक नाम? टोकोफेरोल। क्या नाम है इसका रासायनिक नाम? टोकोफेरोल रासायनिक नाम होता है इसका। क्लियर है यहाँ तक? अब बारी आती है इससे अल्पता रोग। कौन सा? अल्पता रोग इसकी कमी से होता है, यानी कि अल्पता रोग। अब बारी आती है अल्पता रोग, इसकी कमी से कौन सा अल्पता रोग होता है? यानी कि डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन कौन सी होती है? देखो मेनली अगर बात करूँ मैं बॉयज़ में, अगर बॉयज़ में, लड़कों में बात करूँ अगर मैं बॉयज़ में, ठीक है, बॉयज़ में यानी कि लड़कों में अगर बात करो, लड़कों या पुरुष में समझ लो, मेनली पुरुष में लिख देता हूँ यहाँ पे, चलो लड़के में समझो। पुरुष में बात करूँ अगर तो स्टर्लिटी का मतलब क्या है? नपुंसकता से। नपुंसकता क्या मतलब इसका? नपुंसकता से, नपुंसकता हो जाती है लड़कों में, यानी कि जो स्पर्म है, स्पर्म काउंट कम हो जाता है, यानी कि स्पर्म मतलब स्पर्म, ठीक है, यानी कि जो शुक्राणु है, शुक्राणु की संख्या कम हो जाती है, ठीक है।
यानी कि अगर विटामिन ई की कमी बॉडी में हो जाती है किसी के, तो उसको स्टेरिलिटी यानी कि नपुंसकता हो जाती है, यानी शुक्राणुओं की कमी हो जाती है और भविष्य में वो पिता नहीं बन पाते। ठीक है, तो विटामिन ई की मात्रा संपूर्ण होनी चाहिए। दूसरा क्या है, गर्ल्स में यानी कि लड़कियों में अगर मैं बात करूं, महिलाओं में बात की जाए तो उनमें हो जाती है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी तो है मतलब बांझपन, क्या हो जाता है, बांझपन। ठीक है, बांझपन का मतलब सीधा सा संबंध है बांझपन यानी कि जो एग बनता है, ओवल बनता है, तो उसका निर्माण नहीं हो पाता। ठीक है, यानी कि वो मां नहीं बन पाती। ठीक है, तो बांझपन से रिलेटेड है। यानी अगर लड़कों में कमी हो जाए विटामिन ई की तो स्टेरिलिटी यानी नपुंसकता हो जाती है, यानी कि शुक्राणु नहीं बनते। भाई लड़कियों में हो जाए तो ओवल यानी कि जो लड़कियों में बच्चा निर्माण की प्रोसेस है, यानी कि बच्चे मतलब कि ओवल नहीं बन पाता। ठीक है, कहना मतलब क्या है, बांझपन आ जाता है। ठीक है, लड़कियों में मैंने, ठीक है, समझ आ गया। अब देखा होगा आपने ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट आते हैं उसमें बोलते हैं इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में है, तो ब्यूटी प्रोडक्ट में भी विटामिन ए प्रेजेंट होता है, इसलिए इस विटामिन को हम क्या कह देते हैं, इसलिए इस विटामिन को कह देते हैं हम सौंदर्य विटामिन, यानी कि ब्यूटी विटामिन भी इसको कहा जाता है, यानी कि इसको कह देते हैं हम सौंदर्य विटामिन, इसलिए इस विटामिन को क्या कहा जाता है, सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। दूसरा इसको रिप्रोडक्टिव विटामिन भी कहते हैं, दूसरा इसको हम रिप्रोडक्टिव विटामिन भी कहते हैं। रिप्रोडक्टिव विटामिन यानी कि प्रजनन विटामिन भी इसको कहा जाता है। दोबारा समझो, रासायनिक, सबसे पहले इसका विटामिन ई का रासायनिक नाम आपको याद होना चाहिए। बिना ट्रिक आपको बताती, रत एक टोफी, तो टो से टोकोफेरोल, इससे होने वाला अल्पता रोग कहते हैं जो विटामिन की कमी से होते हैं। ठीक है, यानी कि डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, डी डेफिशिएंसी डिजीज। लड़कों में क्या होती है, स्टेरिलिटी नपुंसकता होती है, और लड़कियों में क्या होती है, इनफर्टिलिटी बांझपन आ जाता है लड़कियों में। ठीक है, इसमें क्या होता है, जितने ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं उसमें लिखा होता है इसमें विटामिन ई प्रेजेंट है, तो यानी कि ये क्या है कि सौंदर्य विटामिन है, यानी कि ब्यूटी विटामिन होता है। ठीक है, और दूसरा काम क्या है, भी आपने ऊपर पढ़ी रखा है, ये एक रिप्रोडक्टिव विटामिन है, प्रजनन विटामिन है, क्योंकि इसकी मात्रा अगर पर्याप्त है बॉडी में तो क्या होगा, प्रजनन आगे बढ़ता है और संतान उत्पत्ति होती जाती है। तो समझ आइए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। इसके बाद बात आती है इसके सोर्स की, तो इसके सोर्स को समझते हैं, इसके सोर्स क्या क्या होते हैं, तो इसके सोर्स को समझ लेते हैं। ठीक है, अब बारी आती है इसके सोर्सेस, तो इसके सोर्स क्या क्या होते हैं भाई, तो समझते हैं। जैसे पहले आप अनाज खाओ, है ना, अनाज जो होते हैं, अनाज खाओ तो उसमें क्या होता है, इसमें विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पानी वाले फल या सब्जियां, फॉर एग्जांपल जैसे खीरा क्या है, उसमें पानी होता है, बिल्कुल होता है। लौकी और नारियल, ये क्या है, पानी वाले हैं। ठीक है, पानी वाले फल या पानी वाली जो सब्जियां होती है उसको अगर आप लेते हो तो विटामिन ए की कमी को पूरा कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल लिखे गए हैं, और मैंने यहाँ भी लिख दिए, लिखे हुए थे खीरा, लौकी एंड नारियल। ठीक है, ये पानी वाले होते हैं, इसलिए इसमें क्या रहता है, विटामिन ए प्रेजेंट रहता है। आप सिंपल से याद रखो, जो पानी वाले फल और सब्जियां हैं उसमें विटामिन ई प्रेजेंट होगा। बाकी इसके अलावा दूध है और मांस है। ठीक है, मीट। ठीक है, दूध, मांस, पानी वाले फल व सब्जियां और अनाज इसके मेन स्रोत हैं। और भी होते हैं, ठीक है, हमने वो लिए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है, आप और भी इसको पढ़ सकते हो। क्लियर है यहाँ तक, तो विटामिन ई क्लियर हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका। तो आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट विटामिन की तरफ। तो नेक्स्ट विटामिन अब हमारे पास, नेक्स्ट विटामिन है विटामिन के। तो नेक्स्ट विटामिन को समझते हैं, विटामिन के को। अब आ जाती है विटामिन के, विटामिन के। सबसे पहले इसका रासायनिक नाम लिखेंगे, रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नेम। तो इसका केमिकल नेम होता है
क्या होता है इसका केमिकल नेम? फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन, ठीक है। या आप कह सकते हो नेप्थोक्विनोन, नेप्थोक्विनोन भी कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो आप? और दूसरा नाम नेप्थोक्विनोन, ठीक है। इसके दो नाम है मेनली। पहला है फाइलोक्विनोन, ठीक है। दूसरा है नेप्थोक्विनोन, ठीक है। ये इसके क्या है? दो रासायनिक नाम है मेनली, ठीक है। रासायनिक नाम क्या है विटामिन के का? फाइलोक्विनोन है, ठीक है। रत एक टॉफी से याद हो गया, ठीक है। इसके बाद आती है बारी अल्पता रोग। इससे कौन सा अल्पता रोग होता है, ठीक है। तो इससे अल्पता रोग समझते हैं। अल्पता रोग, अल्पता रोग, अल्पता रोग यानी कि बारी आती है डेफिशिएंसी डिजीज़ की जो बारी आती है। तो इससे कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है भाई? कौन सी डिजीज़ होती है इससे? इससे मेनली हो जाती है, क्या हो जाता है? रक्त का थक्का नहीं जम पाता। क्या नहीं जम पाता? रक्त का थक्का नहीं बन पाता या जम पाता। यानी कि अगर एक बार कहीं कट लग जाए और खून रिसना शुरू हो जाए तो ब्लड क्लोटिंग नहीं होती, यानी खून रुकता नहीं है जल्दी से, ठीक है। यानी कि बोल सकते हो ब्लड क्लोटिंग इज नॉट डन। ब्लड क्लोटिंग इज नॉट डन यानी कि अगर इस विटामिन की कमी हो जाती है बॉडी में, देखा हो किसी को अगर बचपन से भी इसकी कमी रहती है तो क्या हो जाता है? उनका कट लगने पर उनका खून का थक्का नहीं बन पाता, यानी खून एकदम से नहीं रुक पाता, ठीक है। इसी कारण से इसको हम क्या कह देते हैं? यही कारण है कि हम इसको क्या कह देते हैं? रुधिर स्कंदन विटामिन भी कह देते हैं। इसलिए इसको क्या कह देते हैं हम? रुधिर स्कंदन रुधिर स्कंदन विटामिन भी कह देते हैं इसको, ठीक है। जिसको रुधिर स्कंदन विटामिन भी कहते हैं। समझ आ गया यहाँ तक? देखो पहले क्या पढ़ा? इसका नाम आपको पता होना चाहिए। फाइलोक्विनोन है, नेप्थोक्विनोन है। दूसरा इसका अल्पता रोग, इससे कौन सा होता जाता है? रक्त का थक्का नहीं बन पाता, ठीक है। फिर क्या? रुधिर स्कंदन, इसका नाम क्योंकि रक्त थक्का नहीं बन पा रहा है इसकी कमी से, इसी कारण इसको अगर ये आपकी बॉडी में है तो ब्लड क्या होता है? क्लोटिंग कर जाता है फटाफट से, जल्दी से रुक जाता है ब्लड। क्योंकि अगर विटामिन के आपकी बॉडी में है तो जल्दी से क्या होगा? ब्लड रुक जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है। इसी कारण से इसको रुधिर स्कंदन विटामिन भी कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब आइए इसके सोर्स पढ़ लेते हैं। इसका सोर्स क्या क्या है? आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आइए बारी आती है इसके सोर्स की, ठीक है। तो इसके सोर्स को समझ लेते हैं, ठीक है। इसके जो सोर्स हैं उसको समझते हैं। इसके जो सोर्स ऑफ विटामिन के हैं, सबसे पहले अल्फा घास। जो अल्फा घास होता है यानी कि ग्रास है अल्फा टाइप की, ये इसका मेनली स्रोत है विटामिन के का। दूसरा हरी सब्जियां। आपने सुना होगा आज तक कि बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो हमेशा बोलते हैं कि हरी सब्जियां खूब खाओ, यानी कि हरी सब्जियां खाने के लिए वो बार बार कहते हैं। तो हरी सब्जियों में ही विटामिन भरपूर मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हरी सब्जियां कहा जाता है, ग्रीन वेज, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो आज की जो क्लास थी हमारी, वो मेनली किस पे डिपेंड थी? वसा में घुलनशील विटामिन पे डिपेंड थी, ठीक है। तो कल की जो क्लास रहने वाली है वो रहने वाले जल में घुलनशील विटामिन, यानी विटामिन बी के जितने टाइप हैं वो सारे पढ़ाए जाएंगे आपको, उनसे होने वाले डिजीज, उनका केमिकल नेम और उनके सोर्स यानी कि स्रोत। दूसरा विटामिन सी को भी आपको यहाँ कल पढ़ाया जाएगा। तो कल की क्लास में भी आप सभी प्रेजेंट रहें। आज की क्लास अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बोलें कि हमारा जो एप्लीकेशन ऐप है सारथी कोचिंग सेंटर ऐप, हमारे एप्लीकेशन ऐप का नाम है सारथी कोचिंग सेंटर ऐप।
जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और आपको प्ले स्टोर पर भी ये ईजिली अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप इसको डाउनलोड कीजिए। और अभी हमने यूटेट पेपर 1 का जो बैच है वो 799 रुपये में मात्र इसकी फ़ीस रखी है। और यूटेट अगर 2 है, अगर कोई तैयारी करना चाहता है यूटेट फर्स्ट की इतनी फ़ीस, यूटेट 2 वो चाहे मैथ साइंस में हो चाहे वो SST में हो, दोनों की फ़ीस बराबर ही है 799 रुपये। जो बहुत मतलब पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों लेना चाहता है उसकी फ़ीस है 999 रुपये। ठीक है, काफ़ी कम फीस रखी गई है। ठीक है, आप अभी जाइए और इस कोर्स को परचेज़ कीजिए, क्योंकि हमने ये 21 जुलाई से ये अभी हमने कोर्स स्टार्ट किया है। 21 जुलाई 2026 से स्टार्ट किया है और इसकी कुछ ही क्लासेस हुई है अभी। तो अगर आप वहाँ जाते तो हम यूटेट में आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि हमने वहाँ पे डिटेल में सारे टॉपिकों को पढ़ाया है। वहाँ आपको रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास और PDF नोट्स भी अवेलेबल हैं। अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए, हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, अगर कोई भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो ये मोबाइल नंबर है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 9808936634 ये मोबाइल नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी कोर्स से संबंधित डिटेल आपको चाहिए या किसी क्लास में कोई प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे चैनल में जुड़ने के लिए धन्यवाद। ठीक है, इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। थैंक यू।